शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं एससीओ के समिट से रिलेटेड। एससीओ का जो रिसेंटली समिट आयोजित किया गया था सन 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में इसको एससीओ बोलते हैं। तो हर साल इसका आयोजन किया जाता है। पिछला आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। समरकंद डिक्लेरेशन को साइन किया गया था इसके जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके द्वारा, ठीक है। और 2022 के बाद इसकी जो प्रेसिडेंसी है इंडिया को सौंपी गई थी 2023 के लिए। इसके साथ साथ में 2023 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं बैकग्राउंड की बात करें, कब इसका निर्माण किया गया था, क्या क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी सरकारें बैठती हैं इसमें और बहुत सारे देश मिलाकर के ये समूह बनाए हैं। इसको क्रिएट किया, इसके क्रिएशन का अनाउंसमेंट किया गया था 15 जून 2001 को संघाई चाइना में, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान एंड द उज्बेकिस्तान। तो कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे? कजाकिस्तान, चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बाद में इसका नाम दिया गया था संघाई 5 मैकेनिज्म के रूप में। प्रायर टू क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001 की बात करें, जब इसको हमने क्रिएट नहीं किए थे उस टाइम में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रजिया और तजाकिस्तान माने जाते थे मेंबर ऑफ संघाई 5 के। संघाई 5 1996 में इमर्ज होके आया था फ्रॉम ए सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन, ठीक है। ये इमर्ज होके आया क्योंकि उस समय में सीमा विवाद चलता था। सीमा विवाद को हल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। एंड डीमिलिटराइजेशन बातचीत विच द 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हेल्ड विथ चाइना टू इंश्योर स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर। अब चूंकि ये जितने भी देश हैं ज़्यादातर आप देखेंगे ये चाइना के साथ में अपनी बॉर्डर और रसिया के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, तो आपस में सीमा विवाद ना हो, इसके अलावा सीमा पे हम कम से कम मिलिट्री रखें, इसके मामले में बातचीत हुई थी। फॉलोइंग द एक्सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान टू द ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 द संघाई 5 वाज रीनेम्ड द एससीओ। इसके बाद देखते हैं उज्बेकिस्तान भी इसकी सदस्यता ले लेता है, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है 2001 में संघाई 5 से इसका नाम चेंज हो गया एससीओ। इंडिया और पाकिस्तान ने इसकी मेंबरशिप ग्रहण किया था 2017 में। फिर 17 सितंबर 2021 को इट वाज अनाउंस दैट ईरान वुड बिकम ए फुल टाइम मेंबर ऑफ एससीओ। फिर 2017 में घोषणा होती है कि ईरान को इसका फुल टाइम मेंबर बनाया जाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है जिसमें इसके मुख्य मुख्य नियम कानून लिखे गए हैं, इसको साइन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग में जून 2002 में एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। तो 2002 में इसमें सिग्नेचर हुए और इसने काम चालू कर दिया था अपना 19 सितंबर 2003 से। एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो रसिया और चाइनीज़ है, रसियन एंड चाइनीज़। वही मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो एससीओ में 8 मेंबर स्टेट शामिल हैं, नेमली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वहीं जो अफ़गानिस्तान है इसके अलावा बेलारूस एंड ईरान, मंगोलिया, इनको जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में रखा गया है एससीओ के। एससीओ के 6 डायलॉग पार्टनर हैं, कौन कौन है वो? अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो 6 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। इसके अलावा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, इनको ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में रखा गया है। और वहीं यदि हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 8 इसके परमानेंट मेंबर हैं।
और 6 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल होता है। ये इस संगठन की सुप्रीम बॉडी मानी जाती है जो कि डिसाइड करती है इसके इंटरनल फंक्शनिंग को एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर स्टेट, कैसे करके ये संगठन दूसरे स्टेट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल जो इशू है उनको कंसिडर करता है। सबसे ऊपर है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, नीचे है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। तो ये बजट को अप्रूवल देता है एंड कंसिडर एंड डिसाइड अपॉन इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द इंटरेक्शन विद एससीओ। तो जैसे कि इकोनॉमिक स्फीयर से यदि हम देखें तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल इम्पॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, तो ये जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है उनको कंसिडर करने का काम करता है। वहीं बात करें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि टेररिज्म से लड़ाई लड़ सकें, सेपरेटिज्म को ख़त्म करें, एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके अगली जो न्यूज़ है वो हम ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड देखने वाले हैं। अब सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है जिसमें दो मिलिट्री के जो कमांडर हैं दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बात नहीं बन पा रही है, इसी के चलते चलते वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई स्थायी सरकार है नहीं, आर्मी का वहाँ पर राज चल रहा है, और जब आर्मी ही आपस में लड़ने लग जाएगी सत्ता को लेकर के तो क्या हाल होगा। हमारे देश की सरकार ने सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसके माध्यम से हम जहाज़, ठीक है, और दूसरा हवाई जहाज़ एरोप्लेन के माध्यम से अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जो हाल ही में केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2023 को चालू किया था। इसके अंतर्गत सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लौटाने में सरकार मदद कर रही है। इसके लिए भारत की ओर से भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट और भारतीय नौसेना के शिप सुमेधा को भेजा गया है। भारतीयों को निकालने के लिए और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हमने बातचीत की है, जैसे कि अमेरिका, दुबई, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, इनसे संपर्क किया गया है ताकि हम भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो सूडान में 2800 से 3000 भारतीयों के फंसे होने की संभावना है, और यही वजह है कि भारत ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। ये ऑपरेशन राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन की देखरेख में चल रहा है जो कि सूडान में अभी मौजूद है। नाम की बात करें तो ऑपरेशन कावेरी इसका नाम दिया क्यों? भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बहती है। इस नदी से स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, यही वजह है कि लोग इस नदी को कावेरी अम्मा कहकर बुलाते हैं। वहीं न्यूज़ एजेंसी ANI से इस सवाल के जवाब में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नदियां बिना किसी बाधा के अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। ये ऑपरेशन मां की तरह अपने बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित वापस पहुंचाएगा। ठीक है, सूडान में क्या चल रहा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। जब हम इसका मैप देखेंगे तो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा देश है ये, और सूडान से ही हमको नील नदी बहती हुई नज़र आती है। सूडान में बीते दिनों आर्मी और पैरामिलिट्री समूह के बीच में संघर्ष चल रहा है। किस किस के बीच में? आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में। ये संघर्ष आर्मी चीफ जनरल अब्दे फतह अल बुहरान और पैरामिलिट्री रैपिड फोर्स के चीफ हमदान दगालो के बीच में चल रहा है। दरअसल सूडान में साल 2021 से ही संघर्ष चला आ रहा है। इस साल यहाँ पर तख्ता पलट किया गया था। तख्ता पलट मतलब जो चुनी हुई सरकार है उसको आपने हटा दिया और वहाँ पर आर्मी राज कर रही है, जिसके बाद से यहाँ 2 बड़ी ताकतवर फोर्स के बीच वर्चस्व को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बुहरान चाहते हैं कि वो किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता की गद्दी हस्तांतरित कर दें, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन रही। वहीं रैपिड फोर्स के सैनिक यदि आर्मी में मिल जाएंगे तो नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी सहमति नहीं बन पा रही, और इसी के चलते चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
बहुत सारे ऑपरेशन जो है अभी तक भारत चला चुका है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन को फरवरी 2022 में चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत की तरफ से यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्रों को हमने बाहर लाए थे। ऑपरेशन देवशक्ति 2021 में लॉन्च किया गया। अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया था तो देवशक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत, ये 7 मई 2020 की डेट है। कोरोना महामारी के तहत भारत के बाहर जो लोग फंसे थे उनको हम बाहर लेकर के आए थे अपने देश। समुद्र सेतु, ये एक नेवल ऑपरेशन था जिसमें कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे लोगों को लाया गया। ऑपरेशन राहत की बात करें 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत यमन में तनाव के समय कई सारे लोगों को हम अपने देश में वापस लाए थे। फिर है ऑपरेशन मैत्री, इसको भी 2015 में लॉन्च किया था और इसके अंतर्गत नेपाल में जो भूकंप आया था वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस फंस गए थे तो उनको बाहर निकाला गया था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो महिलाओं के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। महिलाएं पॉलिटिक्स में कितना आगे आ पा रही हैं, महिलाएं नौकरी में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, महिलाएं हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, महिलाओं को ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो मिलना चाहिए, उनके मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी है। वो कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको पाने के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया है, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ में हम जानेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर महिलाओं को किस प्रकार से स्पेशल अधिकार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में महिलाएं कितने आगे हैं, इंडिया में कितने आगे हैं। तो महिलाओं के जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के एक विधेयक लाया जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होना चाहिए। आज का समय ऐसा हो गया है कि जो पितृसत्तात्मक प्रथा चली आ रही थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत पुत्र को वरीयता दी जाती है, घर में पिता का जो पद होता है वो पुत्र ग्रहण करता है। जो पैट्रियार्की है अभी तक जो चली आ रही थी उसको कुल मिला करके देखा जाए आज के टाइम में महिलाओं ने तोड़ा है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर उनको जाना चाहिए, तब जाकर के जो उनके अधिकार हैं उनको मिल सकते हैं। तो जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करें, in every sector politics is the arena where women find it the most challenging to find place। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज वाली बात रहती है पॉलिटिक्स में एंटर करना। भले ही इंडिया ने अचीव कर लिया है मताधिकार को, यहाँ पर सफ्रेज वर्ड यूज़ किया गया है। सफ्रेज का मतलब होता है मताधिकार, वोटिंग की पावर, बट वुमेन स्टिल फेसिंग सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डू नॉट हैव द राइट टू गवर्न। लेकिन आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का बहुत कम है एंड उनके पास गवर्न करने का अधिकार बहुत ही कम है, शासन चलाने का अधिकार उनके पास में नहीं है। वहीं जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में भी जब इनकी संख्या की बात आ जाती है, इट इज़ डिसहार्टनिंग टू विटनेस दैट इवन 75 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ाद हुए हमें 75 साल हो चुके हैं, अभी भी पार्लियामेंट में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, विथ वुमेन होल्डिंग जस्ट 14% ऑफ सीट। यहाँ पर हम देखते हैं कि मात्र 14% सीट ऐसी हैं जो उनको महिलाओं ने कवर किया है। शुरू में तो काफ़ी प्रमोशन देखने को मिला, लेकिन बाद में फिर हमको रिग्रेशन देखने को मिल जाता है। महिला एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिया की इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए, ये हम शुरू से ही देखे हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, लीडिंग रैलीज एंड राइजिंग अवेयरनेस, इसके लिए वो क्या क्या काम करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, रैली निकालती हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती हैं। देयर वर न्यूमरस फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एज वेल। अभी तो हमने पार्लियामेंट की बात करे थे, अब जब हम विधानसभा में जाते हैं, राज्य सरकार की बात करते हैं,
तो वहाँ पर भी हमें बहुत कम फीमेल पार्टिसिपेंट देखने को मिलती हैं। 10 साल पहले 3 ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, इंडिया के जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनमें से 3 की बात करें, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वर इन द स्पॉटलाइट फॉर बीइंग लेड बाय वुमेन चीफ मिनिस्टर। पहले यहाँ पर वुमेन चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, जबकि जो सुषमा स्वराज हैं इन्होंने अपोजिशन को लीड किया था लोकसभा में, एंड सोनिया गांधी ने सेवा किया था एज ए बोथ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड द पार्टी एंड चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 2 पोस्ट ऐसी थी जो कि कॉमन थी। इसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी पाटिल को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। 1980 के दशक से हम देख रहे हैं कि महिला के जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। डिमांड कब से उठी, इसको यदि हम देखें तो वुमेन्स का रिजर्वेशन और इससे रिलेटेड बातचीत या फिर चर्चा इंडिया में ओरिजिनेट होती है प्री इंडिपेंडेंस एरा से। आज़ादी के पहले से ही हम देख रहे हैं कि इस चीज़ की डिमांड चालू हो गई है। When several women's organization demanded political representation for women, उस समय में बहुत सारी महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग करी थी। इस चीज़ को हम देख सकते हैं 1955 के दशक में, जब गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी ने रिकमेंड करी थी 10% रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा की सीट में, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। इसके साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट में जो विधानसभा होती है वहाँ पर भी महिलाओं की सीटों का आरक्षण किया जाए, ऐसी व्यवस्था करी जाती है 1955 के एक्ट से। इसके बाद हम लेकर के आए थे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 में, जहाँ पर रिकमेंडेशन किया गया है कि जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वहाँ पर महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर ये रिकमेंडेशन को फिर से दोहराया गया था, रिट्रिएट मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोहराना। कहाँ पर? नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसको एडॉप्ट किया गया था 2001 में। फिर 1993 में पंचायती राज एक्ट आता है, जिसका उद्देश्य रखा गया कि यहाँ पर भी हम 33% रिजर्वेशन देंगे ऑफ ऑल सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर वुमेन। ठीक है, तो 100 सीट निकल रही हैं, तो 100 में 33% जो सीटें हैं किसको दिया जाएगा? महिलाओं के लिए रिजर्व रख दी जाएंगी, उसमें केवल महिलाएं उम्मीदवार ही खड़ी हो सकती हैं। फिर 1996 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये उम्मीद रखी गई थी कि हम 1/3 सीट को क्या करेंगे? रिजर्व करके रख देंगे लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। बाद में ये लैप्स हो गया, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसने मोमेंटम फिर से पकड़ लिया था। 2000 के दशक की बात करें तो 9 मार्च 2010 को ये बिल अप्रूव कर दिया गया था राज्यसभा के द्वारा। सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, बृंदा करात, ठीक है, जो कि CPIM के लीडर हैं, इन्होंने कुछ फोटोग्राफ खिंचाए आउटसाइड द पार्लियामेंट, स्माइलिंग, होल्डिंग हैंड, इंडिकेटिंग दैट दिस वाज ए फाइट मच बिगर देन इंडिविजुअल पॉलिटिकल एफिलिएशन। काफ़ी बड़ी ये लड़ाई रही थी। ग्लोबल एग्जाम्पल यदि हम देखें तो विश्व में किस प्रकार से महिलाओं को आगे किया जा रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कुछ ऐसी पॉलिसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जो कि सपोर्ट करता है जेंडर इक्वालिटी को, और इससे महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ता है, विच इंक्लूड्स वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल एंड लीडरशिप पोजीशन। इससे महिलाएं पॉलिटिक्स में आ रही हैं, लीडर बन रही हैं। इसके बाद रवांडा की बात करें, जो कि सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है, यहाँ पर जीनोसॉइड हमको देखने को मिला था। आर बीइंग हेल्ड ए प्रीडोमिनेटली ए लीडरशिप दैट कंप्राइज वुमेन। दिस हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन की सोशल रिफॉर्म।
नॉर्वे ने इम्प्लीमेंट किया है अपने देश में कोटा सिस्टम 2003 में, जहां पर रिक्वायरमेंट रहती है 40% सीट ऑन कॉर्पोरेट बोर्ड टू बी ऑक्यूपाई बाई वुमेन. नाउ इट इज़ द टाइम फॉर वुमेन इन इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू लीड द नेशन. तो आज के टाइम में हम चाहते हैं कि हमारे देश को लीड करें हमारे देश की महिलाएं. इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, अगला जो एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ साथ में राज्यपाल और राज्य सरकारों की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में आर्टिकल फोकस करता है. बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अपोजिशन की सरकारें हैं, जहां पर कांग्रेस है या फिर अन्य कोई छोटी मोटी पार्टी है जो कि सत्ता में है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का आदमी होता है, जिसको केंद्र सरकार ने राज्य में बिठा दी है कि वो देख रेख करेगा कामकाज की, क्या संविधान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जब कोई विधेयक पास हो जाएगा तो वो उस पर साइन करेगा. नॉर्मली इस प्रकार की व्यवस्था रहती, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है ना, राज्यपाल जो हैं वो पॉलिटिक्स खेलने लगे. वो चाहते हैं कि केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, उसी की सरकार मैं अपने राज्य में लेकर के आ जाऊं. अब ये जो चीज़ है इसको वो कई प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ की किसी राज्य की सरकार ने कोई एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया, इसको भेजा जाता है राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए. अब राज्यपाल उसको लौटा दिया, कहा फिर से रिकंसिडर करिए. इधर फिर मंत्रिमंडल ने, मुख्यमंत्री ने, विधानसभा ने क्या काम करी, उसको फिर से जैसे का वैसा ही भेज दी. अब राज्यपाल ने इधर उसको जेब में रख के बैठ गया. मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है कि वो कितने समय तक बिल को अपने पास में रख सकता है, और इससे जो इम्पोर्टेंट मामले रहते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं विधानसभा से. इम्पोर्टेंट जो बिल है, विधेयक हैं, उनको पारित होने से राज्यपाल रोक देता है. पता चला इधर मुख्यमंत्री का अगला चुनाव आने वाला है और वो चुनाव में हार गया, लेकिन वो इस प्रकार के विधेयक को पारित नहीं कर पाया. तो कुल मिलाकर के जो डिले किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है. और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो जजमेंट दिया है कि देखिए, यदि आपके पास में कोई भी विधेयक आ रहा है तो आपको उसको सहमति देना पड़ेगा, और आप उसको बहुत लंबे टाइम तक डिले करके नहीं रख सकते हैं. सहमति देने का मतलब ऐसा है कि आपको एज सून एज पॉसिबल आपको सहमति देना ही पड़ेगा. और यहाँ पर आर्टिकल 200 की बात करें तो विधानसभा के लिए राज्यपाल